देहरादून शिक्षा की नगरी, जहां लोग अपने बच्चों का भविष्य बनाने भेजते हैं, लेकिन सोचिए अगर वहीं एक स्कूल के पीछे बने कमरों में रात होते ही शुरू हो जाए जिस्म फरोशी का काला कारोबार। अगर वहां मिले रेड कार्ड, अगर रजिस्टर में लिखा हो कौन आया, किस लड़की के पास गया और कितने पैसे दिए, और अगर उसी कमरे से HIV एड्स से जुड़ी हुई दवाइयां मिलने का दावा हो जाए, तो सवाल सिर्फ एक नहीं कई खड़े हो जाते हैं। क्या बच्चों के स्कूल की आड़ में चल रहा था बड़ा सेक्स रैकेट? क्या इस नेटवर्क के तार दूसरे राज्यों तक जुड़े हैं? और आखिर कौन है वो मास्टरमाइंड जो अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। देहरादून से सामने आई ये कहानी अब पूरे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर में सनसनी फैला चुकी है। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और हिंदू संगठनों की छापेमारी के बाद एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट स्कूल के पीछे बने किराए के कमरों में लंबे समय से देह व्यापार का नेटवर्क चल रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, स्कूल और इन कमरों का जो मेन गेट है वो एक ही था। यानी जिस रास्ते से छोटे छोटे बच्चे गुजरते थे पढ़ने के लिए, उसी रास्ते से रात में ग्राहक अंदर पहुंच रहे थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मौके से एक रजिस्टर नुमा रेट लिस्ट भी वहां से मिली है और इस रेट लिस्ट में 3 लड़कियों के नाम लिखे बताए जा रहे हैं। साथ ही फुल नाइट और 1 शॉट तक के रेट दर्ज होने का दावा भी इसमें किया जा रहा है। दावा है कि फुल नाइट के लिए 6500 रुपए और एक शॉट के लिए 1500 रुपए तक तय किए गए थे इस रजिस्टर में। और इतना ही नहीं, किस दिन कितने ग्राहक आए, किस लड़की के पास गए, कितने पैसे मिले, इन सब का हिसाब भी तारीख इसमें लिखा गया था। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक 1 मई से 12 मई तक की एंट्रियां इस लिस्ट में दर्ज थी और शुरुआती जांच में इसमें आशंका जताई जा रही है कि रोजाना करीब 5 से 6 ग्राहक वहां पर पहुंचा करते थे। यानी ये कोई 1-2 दिन का खेल नहीं था बल्कि लंबे समय से चल रहा था एक पूरा का पूरा नेटवर्क। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। इस केस में अब एक ऐसा दावा भी सामने आया जिसने इलाके में डर और बेचैनी दोनों को बढ़ा दिया है। स्थानीय पार्षद नंदिनी शर्मा का दावा है कि छापेमारी के दौरान कमरे से उन्हें HIV एड्स से जुड़ी हुई कुछ दवाइयां हैं जो मिली है। और उसके बाद दावा किया गया है कि रैकेट में शामिल 3 लड़कियों में से एक HIV पॉजिटिव हो सकती है और उससे भी देह व्यापार कराया जा सकता था। हालांकि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस दावे के सामने आने के बाद जांच एजेंसियां मेडिकल रिकॉर्ड और बरामद सामान की जो जांच है उसमें जुट गई है। अगर ये दावा सही निकला तो मामला सिर्फ देह व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और लोगों की जिंदगी से जुड़ा बड़ा खतरा भी यहां पर बन सकता है। चलिए अब जानते हैं कि पूरा नेटवर्क आखिरकार कैसे चलता था। तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों और जांच से जुड़े हुए सूत्रों का दावा है कि इस पूरे नेटवर्क को 2 मुस्लिम युवक ऑपरेट कर रहे थे। बताया जा रहा है कि वही ग्राहक तलाशते थे, लड़कियों की तस्वीरों को भेजा करते थे, फोन पर डील को फाइनल किया करते थे और फिर तय करते थे कि कौन सी लड़की किस ग्राहक के पास जाएगी। अगर ग्राहक होटल बुलाता तो आरोपी खुद लड़की को वहां पर छोड़ने जाया करते थे और कई ग्राहकों को सीधे स्कूल के पीछे बने कमरों में बुला लिया जाता था। पुलिस को आरोपियों के फोन से कई चैट, मोबाइल नंबर्स और संदिग्ध संपर्क भी मिले हैं जिनकी अब जांच की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों का यहां पर कहना है कि शुरुआत में किसी को इस पर ज्यादा शक नहीं हुआ क्योंकि दिन में वहां स्कूल चलता था, लेकिन रात होते ही माहौल जो है वो बदलने लगा करता था। देर रात अलग अलग युवक कमरे तक पहुंचते थे और फिर कुछ घंटों बाद वो लौट जाया करते थे। धीरे धीरे लोगों को शक हुआ, फिर इसकी सूचना हिंदू संगठनों और स्थानीय पार्षद को दी गई। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि कमरे में रहने वाले लोग मोहल्ले से ज्यादा संपर्क में नहीं रहते थे, न ज्यादा बातचीत, न मेलजोल और लड़कियां भी बहुत कम बाहर निकला करती थी। यही वजह है कि लंबे समय तक ये नेटवर्क लोगों की नजरों से बचा रहा। अब इस मामले में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने जिलाधिकारी को इस पूरे मामले की गहन जांच करने के भी निर्देश दिए हैं।
महिला आयोग ने इस पर साफ कहा है कि अगर शिक्षा के मंदिर में इस तरह की गतिविधियां चल रही थी तो इसमें शामिल हर एक शख्स की भूमिका की जांच यहां पर होनी चाहिए। वहीं पुलिस अब इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या स्कूल संचालकों को पीछे चल रही इन गतिविधियों की जानकारी थी। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन भी यहां पर नहीं कराया गया था। पुलिस का कहना है कि सत्यापन नहीं कराने पर अब मकान मालिक के खिलाफ भी इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बता दें कि अब तक राजस्थान निवासी आशीष कुमार पांडे और जंग बहादुर को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में 3 महिलाओं का रेस्क्यू भी वहां से किया गया, जिनमें एक मेरठ, एक फरीदाबाद और एक मेघालय की रहने वाली बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर अब भी वही बना हुआ है कि आखिर कौन है इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड और क्या इसके तार दूसरे राज्यों तक जुड़े हुए हैं और क्या इस रैकेट में और भी लोग शामिल हैं। देहरादून का यह मामला सिर्फ एक सेक्स रैकेट की कहानी नहीं बल्कि सिस्टम, सुरक्षा और समाज तीनों पर बड़ा सवाल है। स्कूल की आड़, रेट लिस्ट का दावा, HIV एंगल और मोबाइल चैट्स, हर नया खुलासा इस केस को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में इस नेटवर्क के कितने और चेहरों को बेनकाब वो कर पाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या स्कूल जैसी जगहों के आसपास किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होना चाहिए। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।